दोस्तों YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे संकुलन क्षमता के बारे में। क्लास 12 से फर्स्ट चैप्टर हम लिए हैं दोस्तों केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में आप लोगों को हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इससे पहले पढ़ा चुके हैं दोस्तों त्रिविमीय विविध संकुलन कैसे हम निकालते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक आपका है कि संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता, सरल एकक घनीय कोशिका की संकुलन क्षमता दोस्तों निकालते हैं। उसी तरह से अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे सरल एकक घनीय कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। सबसे पहले उसको जानने से पहले दोस्तों हम लोगों को संकुलन क्षमता के बारे में जानना होगा। तो आइए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। संकुलन क्षमता हेडिंग बनाइए, आप हेडिंग बना लीजिएगा संकुलन क्षमता। यहाँ पर संकुलन क्षमता हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, और हेडिंग बना करके आप इसमें नोट करिए। संकुलन क्षमता को यदि दोस्तों आप लोगों को डिफाइन करना होगा तो आप डिफाइन कैसे करोगे। कह रहा है दोस्तों कि किसी एकक कोशिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है तो उसे उस कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। दोस्तों आपको हम यहाँ बता दें, जैसे मान लिया जाए यह कोई एक घनाभ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसके कोनों पर 4 परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे दोस्तों। इसके ऊपर एक हम दूसरी इसकी परत इसी की भांति रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरी परत रखते हैं तो इसका कुछ आकार इस टाइप से हो जाता है दोस्तों। इनके कोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। जब इनके कोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो कुछ इस टाइप का आपका आकार बन जाता है, जिसको हम एक घन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक घनाभ कहते हैं या एक घन कहते हैं दोस्तों। इसके हर एक कोनों के ऊपर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं दोस्तों, एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, संपूरित का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों कि जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है तो उसे उस कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि संपूरित करने का मतलब कि इस घनाभ के ऊपर जो भी ये कण जो है दोस्तों, परमाणु जो है उपस्थित है, ये सारे हर एक कोनों के ऊपर निरंतर उपस्थित अपने स्थान को फिक्स किए हैं, ठीक है दोस्तों। और सारे कोनों के ऊपर एक एक क्या कर रहे हैं, परमाणु उपस्थित होकर के इसको पूरी तरह से बना दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसको पूरी तरह से बना दे रहे हैं, यानी समान प्रकार से, संपूरित का मतलब समान प्रकार से पूरा हर एक कोने को कर रहे हैं ये लोग, ठीक है दोस्तों। हर एक परमाणु समान प्रकार से इस घनाभ के कोनों को पूरा कर दे रहा है, इसलिए इसको संपूरित कहा गया है दोस्तों। उसे उस कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर अवयवी कण होता है, इस अवयवी कण का जो आयतन होता है दोस्तों, यह इस केवल कोनों को ही क्या करता है, कवर करता है। इसमें कुछ स्थान आपके खाली भी रहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं, कुछ स्थान इसमें खाली भी रहते हैं। जो खाली स्थान होता है दोस्तों वो पूरी तरह से संपूरित नहीं होता है। इसके लिए हमको 3 और पढ़ने होते हैं दोस्तों। अगर इसकी संकुलन क्षमता का हम फार्मूला बात करते हैं, फार्मूला के बारे में, तो संकुलन क्षमता नोट कर लो दोस्तों कि संकुलन क्षमता बराबर होता है दोस्तों अवयवी कणों का आयतन। क्या होता है दोस्तों, अवयवी कणों का आयतन बटा में, अवयवी कणों का आयतन बटा में दोस्तों एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका यह फार्मूला है, संकुलन क्षमता अगर हमें निकालना है दोस्तों
तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला हम रख देंगे। संकुलन क्षमता बराबर होता है दोस्तों अवयवी कणों का आयतन, यानी कि इसमें कितने अवयवी कणों का जो आयतन है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि एकक कोशिका का आयतन, अर्थात इसमें एक कोशिका का आयतन कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूला के तहत हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इसकी संकुलन क्षमता निकाल लेंगे आसानी से। दोस्तों अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि इसमें कितने होते हैं, किसका किसका संकुलन हम क्षमता निकालते हैं दोस्तों। तो पहला होता है सरल एकक घनीय, सरल एकक घनीय संकुलन क्षमता, घनीय संकुलन क्षमता क्या होता है दोस्तों, संकुलन क्षमता। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन क्षमता। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों आपका फलक केंद्रित घनीय संकुलन क्षमता। तीन पॉइंट यहां पर होते हैं दोस्तों। आज आप लोगों को इस पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे सरल एकक घनीय संकुलन क्षमता के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हमको इन दोनों के बारे में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। दोस्तों अगर पढ़ा देते, लेकिन ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इस दोनों को हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम पढ़ाएंगे पहला पॉइंट सरल एकक घनीय संकुलन क्षमता के बारे में। दोस्तों आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, इसमें जो हम पहला पॉइंट डाले थे वो है आपका सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। क्या है दोस्तों, एकक हम कोशिका नोट कर दिए थे दोस्तों, इसके लिए आपसे सॉरी बोलें, माफ करिएगा दोस्तों। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता हमको निकालना है, पहला पॉइंट है आपका। बाकी दो पॉइंट आपके सही हैं दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर हम एकक कोशिका लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होता है। सर्वप्रथम तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया में इनके कोनों पर केवल क्रिस्टल क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। सरल घनीय जालक संकुलन क्षमता में हम मानते हैं दोस्तों केवल इनके कोनों के ऊपर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन वो जो दोनों परमाणु होते हैं दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जैसे आपको हम बता दें दोस्तों कि सरल, नोट करते रहिएगा दोस्तों, सरल घनीय क्रिस्टल में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो हमारा घनाभ होता है, मान लिया जाए यहां पर एक हम आयत बना दिए, एक परत हम बना दिए परमाणुओं का। ठीक है, इसके ऊपर हम दूसरी परत को रख देते हैं। रखने के बाद इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इनके ऊपर हम परमाणु रख देते हैं दोस्तों, परमाणु रख देते हैं। इनके ऊपर हम एक एक करके परमाणु रख दिए, हर एक कोनों पर हम परमाणुओं को रख दिए दोस्तों। इसका कहने का मतलब यह है कि सरल घनीय क्रिस्टल में परमाणु केवल घन के कोनों पर ही स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घन का केवल कोना है दोस्तों। ठीक है, और इस कोने के ऊपर 1 2 3 4 चार कोने ये है और दूसरा का 4 कोना ये है। ठीक है दोस्तों, इसको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में तो यह भी एक आयत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर
केवल कोनों के ऊपर ही परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन वो परमाणु दोस्तों आपस में संपर्कित होते हैं। क्या होते हैं, वो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों, चूंकि घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अर्थात कहने का इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो यहां पर आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक उसी की तरह भांति यहां भी एक हम डायग्राम बनाते हैं और यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे इसको और ले लिया जाए। अब यहां पर हमने एक और डायग्राम बना दिया दोस्तों। ठीक है, किसके लिए, तो इन परमाणुओं को आपस में संपर्कित दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इनको हम यहां से ऐसे लगा दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये परमाणु होते हैं आपस में क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, लेकिन इन्हें छोटा छोटा करके दिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर जो परमाणु होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं उपस्थित। इसके ऊपर जो परमाणु होते हैं इस टाइप से कुछ उपस्थित होते हैं दोस्तों। किस टाइप से उपस्थित होते हैं, तो कुछ इस टाइप से उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक यहां से यहां तक की जो दूरी इनकी होती है आर होती है। क्या होती है दोस्तों, वो दूरी आर होती है। यहां से और यहां तक की दूरी स्मॉल आर, और फिर ये केंद्र से और यहां तक की दूरी स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी ये भुजा ए हो जाती है। क्या हो जाती है, भुजा ये ए हो जाती है, और इनकी बीच की जो दूरियां होती है दोस्तों, दोनों आयतों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलकर के क्या बना देंगी दोस्तों, 2r बना देती हैं, जो इस पूरे एक भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a बराबर 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a बराबर 2r लिखा जा सकता है। अब लिखेंगे दोस्तों यहां पर कि अतः, दोस्तों ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, नोट करिएगा दोस्तों, अतः घन के कोर अथवा भुजा, देखिए घन का ये क्या है, कोर है। ठीक है ना, अथवा इस भुजा के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अतः घन का कोर अथवा भुजा की लंबाई a और भुजा की लंबाई स्मॉल a और प्रत्येक कण के अर्धव्यास या त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, देखिए अर्धव्यास या त्रिज्या इसकी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा, भुजा के बराबर जो होगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, a बराबर 2r हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अतः यहां पर नोट कर लीजिएगा, अतः दोस्तों घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, अतः घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, a क्यूब हो जाएगा। इस भुजा का जो देखिए, ये तो हो गया भैया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका
ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं तो वो उसका आयतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर घनीय एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब जब हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो a क्यूब बराबर अगर हम करेंगे दोस्तों, तो a क्यूब बराबर हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 2r निकाल चुके हैं। अब a के जगह पर 2r रखेंगे तो 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8r क्यूब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 8r क्यूब हो गया। चूंकि दोस्तों यहां पर मान लिया जाए कि चूंकि सरल घनीय एकक कोष्टिका में सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक ही परमाणु होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसके सेंटर में एक परमाणु होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस चीज को मत बनाइएगा, ठीक है ना, इसको हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हम केवल आपको बना करके समझाए हैं। ठीक है, तो इसके सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक ही परमाणु उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए अध्यासित द्विक स्थापना स्थान, सॉरी दोस्तों रुक जाओ, द्विक स्थान का आयतन हम निकालेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो ये गोले उपस्थित हैं इसके ऊपर आधे आधे गोले उपस्थित हैं, लेकिन इनका पूरा का हम आयतन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा का हम आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग अध्यासित द्विक स्थान आयतन का हम गोले का आयतन यहाँ पर हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम संकुलन क्षमता की गणना करते हैं तो इसकी संकुलन क्षमता की गणना हम कैसे करेंगे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर अध्यासित द्विक स्थान का आयतन हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब निकाल चुके हैं दोस्तों, गोले का आयतन ये होता है। ठीक है ना, तब कुल संकुलन क्षमता जब हम इसकी गणना करेंगे संकुलन क्षमता का दोस्तों, तो एक परमाणु का आयतन बटा में घनीय एकक कोष्टिका का आयतन होता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो ये आप घन बनाए हो, इस घन के ऊपर एक परमाणु का आयतन, जैसे हम यहाँ पर एक परमाणु रखे हैं तो एक परमाणु का आयतन बटा में घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, इस घनीय एकक कोष्टिका का आयतन गुणे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 100 कर देते हैं। ठीक है, आइए अब इसके हम नीचे देखते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर हम मान रख देंगे तो एक परमाणु का आयतन हम लोग कितना निकाल चुके हैं दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब निकाल चुके हैं। और घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना अभी निकाले थे दोस्तों, 8r क्यूब निकाले थे। कितना निकाले थे दोस्तों, 8r क्यूब गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणे हो गया 100, अर्थात ये हो जाएगा आपका संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर, हम लोग ये नोट होता आएगा, नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर खाली करते जाइएगा आगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर कटाएंगे हर में या क्या कर देंगे, 1 मान लेंगे, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 में हो जाएगा दोस्तों। अब 4 से इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं, बोलो सर बिल्कुल कटा सकते हो आप। तो कहो कि 4 एक कम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। पाई आर क्यू से सॉरी दोस्तों, आर क्यू से आर क्यू कट गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आर क्यू से आर क्यू कट गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, यहाँ पर 2 है, 2 दोस्तों कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों,
तब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा जो मान वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, पाई/6 इंटू 100, पाई/6 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पाई का मान रख लेते हैं, तो पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तब ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 22/7 बटा में कितना है, 6 है ना। तो मल्टीप्लाई जब इसका हम करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 22 बटा में 7×6=42। ठीक है दोस्तों, 42 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 11 2 से कटाते हैं पहले इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 बार में कट जाएगा 22, और ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, 11/21 गुणे 100, यानी इसको करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1100 बटा में 21, और जब इसका हम भाग देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 52 कितना आएगा दोस्तों, 38% आएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 38% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका संकुलन क्षमता कितना निकल गया दोस्तों, 52.38% निकल गया। ठीक है दोस्तों, 52.38% निकल गया, तो संकुलन क्षमता लगभग इसका क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता लगभग 52.38% निकल गया दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या मानते हैं, परमाणु द्वारा भरा होता है, इतना प्रतिशत परमाणु द्वारा, यानी कि 52.38% परमाणु द्वारा जो घन का ये घनाभ आपका होता है, ये क्या होता है, भरा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना परमाणुओं द्वारा ये पूरा स्थान क्या होता है, भरा होता है। और जब इसमें से हम लोग घटाएंगे दोस्तों 52 तो हमारा बचेगा क्या, 100% माइनस, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों 100% माइनस 42.38, तब ये आपका बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना, 47.47, ये हो जाएगा दोस्तों 6%। क्या हो जाएगा, खाली भाग हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों खाली भाग, अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों कि एक क्या होता है, घनीय एकक कोष्टिका के अंदर 52% जो भाग होता है वो परमाणुओं से भरा होता है, तथा 47.6% भाग इसका खाली रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।